तो अब अपन शुरुआत करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। इससे पहले के वीडियोस में अपन ने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी कर ली, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी कर ली। अब अपन वीडियोस की एक सीरीज देखेंगे जिसमें अपन स्टडी करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अपने पास ये वाले एलिमेंट्स आते हैं। एक बोरोन फैमिली आती है, कार्बन फैमिली आती है, नाइट्रोजन या नेक्टोजन फैमिली आती है, ऑक्सीजन या चैल्कोजन फैमिली आती है। ये अपने पास हेलोजन्स हैं, ये अपने पास नोबेल गैसेज हैं। ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं होता, यानी इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP 1 से लेकर के 6 तक। यानी जो अपने पास बोरोन फैमिली है उसमें NP1, कार्बन फैमिली में NP2, नाइट्रोजन फैमिली में NP3, चैल्कोजन फैमिली में अपने पास NP4, फिर NP5, फिर NP6। कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये दोनों ब्लॉक्स ही ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में किसी प्रकार के कोई एक्सेप्शन से नहीं है। तो ये अपने पास बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स देखते हैं एक बार। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। नियोन से ऊपर हीलियम और है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। ये अपने पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो मैंने यहाँ पर बोल्ड लाइन बना रखी है, यहाँ पर जो बोल्ड लाइन बनाई है, यानी ये वाली जो लाइन है इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो बोल्ड बॉक्सेस के अंदर एलिमेंट्स हैं ये न तो पूरी तरह से मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, नहीं अपने पास नॉन मेटल की, यानी दोनों के बीच के ऐसे करैक्टर होते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, मेटलोइड्स। तो मेटलोइड्स में अपने पास क्या क्या आएंगे, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टेटिन। ध्यान रखना एस्टेटिन को हेलोजन नहीं कहा जाता है क्योंकि जो अन्य एलिमेंट्स इस ग्रुप के उनके समान ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता, इसलिए हेलोजन की कैटेगरी में नहीं आएगा, याद रखना। ये वाले जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स के समान प्रॉपर्टीज शो करते हैं और जो ऊपर वाले हैं वो नॉन मेटल्स के समान प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज की बात करें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यूज हैं जनरली ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर घटती जाती हैं, एक दो अपवादों को छोड़ करके। जैसे अपन यहां पर बात करें, यहां से यहां जाते हैं तो कम हो रही है, यहां से यहां जाते हैं तो थोड़ी सी बढ़ती है। ये राउंड ऑफ करके फिगर यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी बहुत छोटा सा अंतर है इन दोनों में। गैलियम की थोड़ी सी ज्यादा होती है। गैलियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होने का कारण है, गैलियम से जस्ट पहले क्या जाते हैं अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। इस कारण से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ने के कारण गैलियम की वैल्यू आयनाइजेशन पोटेंशियल की थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है एल्यूमिनियम से। इसी तरह से अपन बात करते हैं थैलियम और इंडियम की। तो ये अपने पास दोनों एग्जांपल ये रहे, यानी इसी बोरोन फैमिली में ये एक्सेप्शन है। इससे पहले अपने पास ध्यान है यहाँ, इससे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आए हुए हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो आए थे उनके कारण से क्या थोड़ा सा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो सीधी सी बात है अपने पास आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान भी बढ़ जाता है। अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन पढ़ते हैं कि जो नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा ज्यादा होता है। क्यों? कि नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड सबसेल होता है और हाफ फिल्ड सबसेल होता है वो थोड़ा सा ज्यादा स्थायी होता है। तो नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी आपको ऑक्सीजन से, यानी हाफ फील्ड वाले की ज्यादा होगी बजाय जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है, जस्ट नेक्स्ट आता है वो, उससे आगे वाला नहीं। कभी आप फ्लोरीन से कंपैरिजन करना देखो तो फ्लोरीन से यदि कंपेयर करोगे तो नाइट्रोजन का कम रहेगा, फिर आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट हो जाएगा। तो ये याद रखना जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट तक की हाफ
फील्ड सबसेल वाला जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करना है। इसी तरह से फास्फोरस का ज़्यादा होगा अपने पास सल्फर से, आर्सेनिक का ज़्यादा है अपने पास से थोड़ा सा सेलेनियम से, यानी यहाँ इन तीन का ज़्यादा है इन तीन की बजाय। अब जो आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ चलते ही यानी इन दो एलिमेंट्स में और इन दो एलिमेंट्स में अपन देखें तो यहाँ पर जो हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट है वो समाप्त हो जाता है, यानी हाफ फील्ड का कंसेप्ट नहीं लगाना है। यहाँ पर जो एंटीमनी है उसकी बजाय टेल्यूरियम का ज़्यादा होता है, यहाँ बिस्मिथ है उसकी बजाय पोलोनियम का ज़्यादा होता है, यानी यहीं शुरू के जो तीन एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के और इस ग्रुप के उन्हीं में अपन हाफ फील्ड वाली कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, आगे वालों में अपन हाफ फील्ड कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है हाफ फील्ड वाले कंसेप्ट का। अब अपन इन्हीं बातों को देखो यहाँ लिख चुके हैं, ये यहाँ पर लिख दिया है और ये यहाँ पर लिख दिया है, तो थोड़ा सा इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में अपने को ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है। अब अपन विशेष रूप से बोरोन फैमिली की तरफ आते हैं। तो बोरोन फैमिली का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अपने पास होता है NH2Np1, और जो बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स हैं उन सब की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3, सिर्फ एक अपवाद को छोड़ करके थैलियम को। थैलियम में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्थायी होती हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। वैसे याद रखना किसी भी ग्रुप में अपन ऊपर से नीचे की तरफ चलें तो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर अपना प्रभाव बढ़ाते जाता है, और नीचे जाते जाते जैसे बोरोन से अपन चल रहे हैं नीचे की तरफ और नीचे की तरफ, तो थैलियम पे जाते जाते जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो दो कम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दो कम का मतलब जैसे सामान्यतः इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोरोन फैमिली की +3 होती है, तो इसे दो कम कर देंगे तो +1, तो +1 स्टेबल आ जाएगी। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अगला अपने पास ग्रुप आएगा यानी कार्बन फैमिली आएगी, तो कार्बन फैमिली में अपन देखें नीचे नीचे चलेंगे। ये अपने पास मान लो कार्बन फैमिली आ गई, और इस कार्बन फैमिली में अपन नीचे नीचे चले यहाँ, तो लेड में चलते चलते अपने पास कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाएगी, +4 नहीं होकर के कौन सी हो जाएगी, +2। तो ग्रुप नंबर यहाँ पे 4 है लेकिन अपने पास स्टेबल कौन सी हो जाएगी, +2। यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 है तो यहाँ पे स्टेबल कौन सी है, +1। ये थोड़ा सा आपको यहाँ रखना है इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। तो थैलियम की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1, बाकी सबकी कितना है, +3 है अपने पास, ये याद रखना। अब जरा बोरोन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देख ले। ये नॉन मेटल होता है, ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, यानी कभी भी आपको B3+ आयन इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं मिलेगा। और जो बोरोन एटम्स हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, बास्केट टाइप की स्ट्रक्चर बनाते हैं, और बास्केट टाइप की स्ट्रक्चर भी एक तरह से क्लोज्ड पॉलीहेड्रन के रूप में बनाते हैं। पॉलीहेड्रन का मतलब अपने पास है ये होता है कि प्लेनर सरफेसेज, चाहे वो ट्राइंगुलर प्लेनर सरफेस हो चाहे अपने पास वो स्क्वायर के रूप में प्लेनर सरफेस, तो प्लेनर सरफेसेज से मिलकर के बनी हुई 3D स्ट्रक्चर, याद रखना 3D, प्लेनर नहीं, 3D स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, पॉलीहेड्रॉन कहलाती है अपने पास। और जो अपने पास बोरेन्स होते हैं उन वो किस तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं, पॉलीहेड्रॉन टाइप के बनाते हैं, और इन पॉलीहेड्रॉन्स के अंदर अपने को मल्टी सेंटर बॉन्डिंग देखने को मिलती है। क्या मिलती है, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग। और एक तरह से इस बॉन्डिंग को समझाने के लिए अपन जनरली क्या काम करते हैं, थ्योरेटिकल बॉन्डिंग का सहारा लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जिस प्रकार की बॉन्डिंग अपन शो कर रहे हैं वैसा हो ही, पर बॉन्डिंग समझाने के लिए अपन मल्टी सेंटर बॉन्ड्स बनाएंगे, ये याद रखना है आपको। इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने बता दिया, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर बढ़ता जाता है, और जो लास्ट का एलिमेंट आता है जैसे बोरोन फैमिली में थैलियम और कार्बन फैमिली में लेड, वहां जाकर के ये प्रबलतम होता है। इस कारण से जो ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो ग्रुप नंबर है, उससे क्या होता है, दो कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, ज्यादा स्थायी हो जाती है अपने पास। देखो बोरोन का साइज बोरोन फैमिली में सबसे कम है, इस कारण से निश्चित रूप से उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा अन्य एलिमेंट के हमेशा, और ये अपने को पता ही है कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। अब जरा बोरोन से नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं अपन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनके बारे में चर्चा करते हैं, और विशेष रूप से अपन AlCl3 जो कि लुईस एसिड का कार्य करता है। और जब ये एनहाइड्रस होता है, एनहाइड्रस का मतलब इसमें पानी नहीं है, यानी इसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं की है,
तो जो AlCl3 है उसमें सभी जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। लेकिन बाई द वे इसको मॉइस्चर मिल जाए, चाहे वो AlCl3 हो, GaCl3 हो, EnCl3 हो या TlCl3 हो, मॉइस्चर मिलते ही वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, उनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और ये आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं सभी आयंस अपने पास। अब ये आयनिक फॉर्म में क्यों आते हैं, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल प्रोसेस होता है। थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल प्रोसेस कैसे होता है कि जैसे अपने पास मान लो एल्यूमिनियम क्लोराइड है। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड में 3 AlCl बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी ऊर्जा चाहिए, 5137 5137 किलो जूल पर मोल। यानी ये बॉन्ड्स तोड़ने के लिए इतना क्या चाहिए अपनों को, खर्चा चाहिए, यानी इतनी अमाउंट खर्च करनी पड़ेगी अपने को। लेकिन जब ये आयंस यहाँ पे बन गए तो ये जो आयंस बनते हैं इनसे भी क्या, इनके हाइड्रेशन से एनर्जी रिलीज होती है। तो जैसे एल्यूमिनियम 3+ आयन है, इसके हाइड्रेशन से लगभग कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 4665। और प्रत्येक क्लोराइड के उससे कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है, 381 किलो जूल पर मोल। मेरे कहने का मतलब है कि हमने खर्च कितना किया था, यानी कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी थी, 5137। और कितनी ऊर्जा रिलीज हो रही है, इन दोनों एनर्जीज को जोड़ लेंगे अपन, और जोड़ने के पश्चात देख रहे हैं कि हमारे पास कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 5808 किलो जूल। इसका मतलब देखो ये एक तरह से एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, यानी थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल प्रोसेस हो जाएगा। और थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल प्रोसेस होने के कारण एल्यूमिनियम क्लोराइड या अन्य जो इनके क्लोराइड्स हैं उनको जरा सा भी मॉइस्चर मिल जाता है तो तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं, अर्थात वो हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाते हैं। इस चीज को जरूर याद रखना। अब जरा अपन बोरेन्स की बात करते हैं। देखो जो हाइड्रोजन के बोरोन के हाइड्राइड्स होते हैं, ये बोरेन्स गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, बोरोन के हाइड्राइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, बोरेन्स। यानी वे कंपाउंड्स जो सिर्फ बोरोन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम बोरेन्स कहते हैं। अब बोरेन्स को क्या क्लासिफाई कर रखा है, क्लोजोबोरेन, फिर है नीडोबोरेन, फिर है अरेक्नोबोरेन, फिर है हाइफोबोरेन, फिर है कंजक्टोबोरेन। अब इनकी क्लास का कैसे पता लगाएं, तो बोरेन्स को अपन सामान्यतः लिखते हैं Bn HN, यहां +2 +4 +6 +8 या कुछ और। तो यदि अपने पास कोई भी बोरोन जो दे रखा है वो इस प्रकार का हो, यानी उसमें बोरोन एटम्स की संख्या देख लेंगे अपन, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कितनी है वो देख लेंगे, और उन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। उन दोनों का क्या निकाल लीजिए, अंतर। जो भी नेगेटिव चार्ज हो हमेशा वो हाइड्रोजन की संख्या के अंदर जोड़ना है। जैसे मैं एक उदाहरण ले लूं यहाँ पे, ये देखो ये क्या कह रहा है अपने को, ये उदाहरण कि BnHM प्लस चार्ज, यानी जो भी हाइड्रोजन की संख्या है वो प्लस उसके ऊपर चार्ज, उसको मैंने लिख दिया है M डैश। तो ये कौन सी कैटेगरी का होगा उसको निकालने का तरीका। तो आप क्या काम करें, जैसे इसमें 2 नेगेटिव चार्ज दे रखा है आपको, तो इसको इस 12 में ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, 14। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, बोरोन की संख्या और हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कितना अंतर हो गया, 2 का अंतर हो गया। देखो 2 को इसमें जोड़ना है 12 में तो 14 हो जाएंगे अपने पास। तो 2 का अंतर आते ही समझ जाना वो कौन सी क्लास की बोरेन हो जाएगी अपने पास, क्लोजो। अगर यही अंतर 4 का आ जाए यहाँ पर तो वो हो जाएगा नीडो, यही अंतर 6 का आ जाए तो वो हो जाएगा अरेक्नो, यही अंतर 8 का हो जाए तो वो हो जाएगा हाइफोबोरेन। और यदि ये चारों प्रकार के बोरेन्स नहीं आ पा रहे हों इस क्लासिफिकेशन के द्वारा, तो आपको याद रखना है वो कौन सा बोरेन होगा, कंजक्टोबोरेन। ये यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं इनके, इनको आप चेक कर लीजिए। आप तो फास्टली चेक करेंगे, देखो यहाँ 2 का अंतर आएगा, इसमें अपने पास 10 और ये 2 इसमें जोड़ देंगे तो 12 हो जाएंगे, तो 2 का अंतर आ गया, यानी ये भी क्लोजोबोरेन हो गया। याद रखना जो क्लोजोबोरेन्स होते हैं, क्लोजोबोरेन्स हमेशा आयनिक स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, कभी भी न्यूट्रल नहीं रहते हैं। तो कभी भी जो न्यूट्रल बोरेन होगा वो किस में नहीं आएगा, क्लोजो की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये हमेशा क्या होते हैं, आयनिक होते हैं।
और क्लोजो का मतलब जैसे अपने पास एक फुटबॉल होती है इस तरह की स्ट्रक्चर हो जाएगी, बिल्कुल बंद। जो नीडो है वो घोंसले की तरह हो जाएगा अपने पास, यानी बंद तो है पूरा पर एक साइड से छोटा सा पोर निकला हुआ है, पक्षियों का जैसे घोंसला होता है उसकी तरह इसकी स्ट्रक्चर है अपने पास। अरेक्नो थोड़ा सा ये और फैल जाएगा, यही स्ट्रक्चर अपने पास। हाइफो में ये बिल्कुल और ज्यादा फैल जाएगा। और कंजक्टो का कोई परफेक्ट वो नहीं है कि इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगी। तो कहने का मतलब पहले बंद स्ट्रक्चर बिल्कुल फुटबॉल की तरह, फिर उसमें से एक छोटा सा पोर निकलेगा, होल निकलेगा, फिर थोड़ा सा वो फैलेगा, फिर थोड़ा और फैलेगा अपने पास। जो अपने पास है ये कंजक्टोपोरेंस होते हैं, ये आपको तभी बताना है जब ऊपर वाले चारों कैटेगरीज में से कोई सा फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं आ रहा हो, ये याद रखना है आपको। जो अपने पास नीडोपोरेंस होते हैं, इन नीडोपोरेंस में देखो आप, अपने पास न्यूट्रल बोरेंस भी हैं और अपने पास आयनिक बोरेंस भी हैं, लेकिन याद रखना इस वाले में हमेशा आयनिक बोरेंस ही आएंगे। अब जरा मैं बात कर लेता हूं नोमेनक्लेचर ऑफ बोरेंस, यानी बोरेंस का अपन नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करते हैं। तो बोरेंस का नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं है, आप तो सिंपल नाम लिख दीजिए। जैसे यहाँ 4 बोरोन है तो टेट्रा बोरेन और आगे 10 लिख दीजिए, तो ये टेट्रा बोरेन 10। आप चाहो तो यहाँ पे शुरू में क्लास भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ इन दोनों के बीच में अंतर 6 का है, तो 6 का अंतर है तो अपने पास कौन सा आ जाएगा 6 के अंतर के लिए, अरेक्नो वाला। तो अरेक्नो टेट्रा बोरेन 10 ऐसे भी लिख सकते हो। इसी तरह से ये पेंटा बोरेन 9 हो जाएगा, या फिर 4 का अंतर है तो नीडो फिर हाइफन फिर पेंटा बोरेन 9 इस तरह से लिख सकते हो। यदि आयनिक हो अपने पास जो बोरेन है वो कैसा हो, आयनिक हो, तो सबसे पहले हाइड्रोजन एटम्स की संख्या को डिनोट करेंगे। तो इसमें तो हाइड्रोजन एटम 10 है तो ये डेका हाइड्रो हो गया, इसमें 14 है तो टेट्रा डेका हाइड्रो हो गया अपने पास। ये क्लोजो कैटेगरी का है तो क्लोजो लिख दिया, ये अपने पास अरेक्नो कैटेगरी का है तो अरेक्नो लिख दिया। इसके बाद में इसमें 10 बोरोन है तो डेका बोरेट -2 आ गया, इसमें अपने पास वही 10 है तो वही डेका बोरेट, ये शुरू में लगा देंगे -2, ये तो -2 हो जाएगा अपने पास। इसी तरह से ये वाला नाम जो ए और बी की तरह से कर सकते हैं। एफ वाले की बात है, इसमें अपने पास कार्बन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये डाई कार्बा हो गया, DICARBA, डाई कार्बा क्लोजो डेका बोरेन 12। तो इस तरह से अपन इसका नाम लिख सकते हैं। अब अपन बात करेंगे डाई बोरेन की। तो देखो डाई बोरेन जिसको सिंपली अपन B2S6 लिखते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होता है और एयर में इसको यदि खुला छोड़ दें तो तुरंत ये आग पकड़ लेता है। डाई बोरेन बनाने के कुछ मेथड्स हैं, देखो इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल चीज़ें नहीं हैं, याद आपको करनी है। मैग्नीशियम बोराइड के अंदर फास्फोरिक एसिड मिलाते हैं तो बोरेन्स का मिक्सचर मिलता है, जिसको गर्म करने पर अपने को B2S6 मिलेगा। इसी तरह से BF3 की NH के साथ रिएक्शन करेंगे तो B2S6 मिलेगा। BF3 की NH के साथ जिसमें BF3 एक्सेस में ले लिया तो B2S6 तो मिलेगा ही मिलेगा, जो NaF था वो फिर BF3 की एक्सेस अमाउंट से रिएक्शन और कर लेगा और क्या बना लेगा, NaBF4 बना लेगा। इसी तरह से BF3 की रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 के साथ करा दो या LiAlH4 के साथ करा दो। ये अपन ने सोलवेंट डाल रखा है, डाइग्लाइम जो है ये अपने आप में एक सोलवेंट है, ईथर भी सोलवेंट है, इनकी रिएक्शन से भी अपने को क्या मिलता है, यहाँ भी अपने को डाइबोरेन मिलेगा और ये संबंधित कंपाउंड और बन जाएंगे। ये अपने पास है सोडियम बोरोहाइड्राइड और I2 की रिएक्शन भी करा दें डाइग्लाइम की प्रेजेंस में तो भी अपने को क्या मिलेगा, B2S6 मिलेगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन यदि फास्फोरिक एसिड के साथ करा देंगे तो भी अपने को क्या मिलेगा, B2S6 मिलेगा। ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कौन, B2S6। NO2 को रिड्यूस कर देता है NH2 में, CHO को CH2OH में और CN को CH2NH2 में। तो ये आपको याद रखना है, NO2 NH2 में हुआ था, CHO CH2OH में होता और ये CH2NH2 में। और अपने को पता है अगर इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं जैसे शुरू में मैंने बताया था तो B2O3 और H2O बनेगा और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती है। कितनी एनर्जी लिबरेट होगी, 1 मोल यदि सब्सटेंस लेंगे अपन B2S6 का तो -2165 2165 किलो जूल पर मोल, यानी बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
इसी तरह से B2H6 की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये तो एक तरह से हाइड्राइड है, हाइड्राइड की कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो F ब्लॉक एलिमेंट मैंने बताया था हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और क्या बन गया अपने पास है, बोरिक एसिड। तो देखो ये बहुत हल्का होता है और बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट करता है। कौन? B2H6। तो बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट कर रहा है और बहुत ज्यादा हल्का होता है, इसलिए इसको किसके रूप में काम में लेते हैं? जो रॉकेट वगैरह जाते हैं उसमें ईंधन के रूप में कार्य में लेते हैं, फ्यूल के रूप में कार्य करता है ये, इसलिए यानी इसको रॉकेट प्रोपेलेंट भी कह सकते हैं। किसको? B2H6 को। तो देखो जो B2H6 है उसकी डेंसिटी है अपने पास, B2H6 है उसकी डेंसिटी कितनी है? 1.22 ये किलोग्राम है यहाँ पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब का वजन कितना? 1 किलो और 220 ग्राम आ रहा है। 1 घन मीटर का वजन कितना आ रहा है? 1 किलोग्राम 220 ग्राम। इसका मतलब काफी हल्का है, इसीलिए क्या जो रॉकेट वगैरह ऊपर की तरफ जाएंगे आकाश में तो उनको ईंधन भी बेटर क्वालिटी का मिलेगा और जो ईंधन है उसका वजन भी क्या है? बहुत ही कम है। इसलिए डाइबोरेन को क्या रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में काम में लिया जा सकता है। अब अपन अगले वीडियो में हाइड्रोबोरेशन के बारे में चर्चा करेंगे।